मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे। तो हमारा जो मैथ का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ग, जिससे रिलेटेड अपन ने बेसिक बातें उस दिन सीखी थी लास्ट वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में वर्ग से संबंधित कुछ और छोटे मोटे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये पता लगाना सिखाया था कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं और कौन सी संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये सारी बातें लास्ट वीडियो में टेबल के माध्यम से समझाई थी। आज हम वापस इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो इस तरह से है। आपका जो एक्सरसाइज का जो अगला टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वो आपको क्या करेगा, कोई संख्या दे देगा और संख्या देने के बाद में आपसे ये कहेगा कि बताइए इन संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए तो इनका वर्ग क्या होगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको जो संख्या आपको दी गई है, अगर वो संख्या कैसी है, सम, और अगर वो संख्या कैसी है, विषम, क्योंकि नॉर्मली संख्याएं मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है, सम संख्या और विषम संख्या। तो आपका जो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बोला, वो ये पूछता है कि वो आपको क्या करेगा, एक संख्या दे देगा और संख्या देकर के आपसे ये पूछेगा कि पता लगाइए कि अगर हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें तो वो वर्ग कैसा होगा, सम होगा या विषम। तो उसके लिए आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर दी गई संख्या सम है या विषम है, तो अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग भी कैसा होता है, सम, और अगर आपकी संख्या कैसी है, विषम, तो उसका वर्ग भी कैसा होगा, विषम। सीधी सी बात है, ठीक है। यानी कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कहता है कि बताइए किस जो संख्याएं उसने आपको दे रखी है उन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसलिए उसने आपको इस प्रश्न में कुछ सवाल दे रखे हैं। जैसा कि आपका, मैं यहाँ पर इस बात को दो सवालों के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि प्रश्न तो मैंने आपको बोल ही दिया कि प्रश्न आपकी किताब में लिखा हुआ है, जो आपको ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो उसलिए यहाँ जो आपको संख्याएं दे रखी है वो दे रखी है 431, और आपका मैंने एक और जो सवाल लिया है आपकी किताब में से वो लिया है 2826। तो ये जो दो संख्याएं हैं ये आपको दिख रही है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। चलिए बात करते हैं पहली संख्या की। तो पहली संख्या जो आपको दिख रही है वो दिख रही है 431, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो संख्या आपको दे रखी है वो सम है या विषम है। तो सम और विषम का पता लगाने का जो तरीका है वो आपने लास्ट क्लासों में सीख रखा है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक कितना है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, सम। और ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक कितना है, 1, 3, 5, 7 और 9, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम। तो इनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि जो संख्याएं उसने आपको दे रखी है वो कैसी संख्याएं हैं। तो जैसा कि आपको ये जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 431। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस संख्या का इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का जो अंक है वो यहाँ पर कितना है, 1। तो इकाई का अंक 1 होने के कारण ये जो संख्या आपको दिख रही है ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो आप क्या लिखोगे, 431 1
कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है। अब अगर आपने ये कहा है कि ये जो संख्या आपको दे रखी है प्रश्न में, ये अगर विषम संख्या है तो इसका इसका वर्ग भी कैसा होगा? विषम ही होगा। तो अतः आप क्या लिखोगे? अतः 431 का वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो यहाँ पर नॉर्मली तरीके से पूछे जाते हैं कि संख्या देकर के वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी संख्याओं का वर्ग कैसा होगा, सम होगा या विषम होगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या पता लगाना पड़ता है कि जो संख्या उसने आपको दे रखी है वो सम है या विषम है। अगर सम संख्या है तब तो उसका वर्ग भी कैसा होता है? सम। और अगर विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी कैसा होगा? विषम। चलिए दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 2826। अब पहले तो आप ये पता लगाइए कि ये जो संख्या आपको दिख रही है ये सम है या विषम है। तो इस बात का पता लगाने के लिए आप इस संख्या का कौन सा अंक देखेंगे? इकाई का अंक। तो इकाई का जो आपको अंक दिख रहा है वो दिख रहा है 6। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होता है ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सम। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो संख्या आपको दे रखी है ये कैसी संख्या है? सम संख्या। तो आप क्या लिखेंगे कि 2826 एक सम संख्या है। ठीक है। अब अगर ये सम संख्या है तो इसका जो वर्ग होगा वो भी कैसा होगा? सम। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि अतः 2826 का वर्ग भी एक सम संख्या होगा। ठीक है। तो यहां पर आकर के आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपका यही था कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें आपको ये पता लगाना है कि इन संख्याओं का वर्ग सम होगा या विषम। चलिए आगे चलते हैं, आपकी किताबों के और सवाल सॉल्व करते हैं। तो आगे भी जो सवाल हैं वो होने में तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पर अब आपको वो सवाल समझाने जा रहा हूँ। जैसे माना वो आपको क्या करेगा, आपकी एक्सरसाइज का ही सवाल है, उसने आपको कुछ संख्याएं लिख करके दे रखी है और लिख करके देने के बाद में वो आपको ये कहेगा कि आपको बिना टोटल किए इनका क्या बताना है? उत्तर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हो सकता है आपकी बात समझ में ना आए। अब जैसे माना मैंने आपको प्रश्न लिख करके दिया है, बिना योगफल किए निम्न संख्याओं का योग कीजिए। इस तरीके का प्रश्न भी आपकी किताब में है, जहां पर आपको वो कुछ संख्याएं लिख करके देगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख ली। माना ये आपका पहला सवाल है 1 + 3 + 5 + 7। एक तो ये सवाल हो गया, और एक माना मैंने आपका ये सवाल ले लिया 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। यहाँ पर ये मैंने आपको दो प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों में आपको जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है।
इनके बीच में जो चिन्ह आपको दिख रहा है वो दिख रहा है प्लस का चिन्ह। तो प्लस का मतलब नॉर्मली हम ये जानते हैं कि आपको इन संख्याओं का क्या लगाना है, टोटल। लेकिन टोटल लगाने के लिए तो उसने मना ही कर दिया, यानी कि आपको उसने साफ साफ क्या कहा है कि बिना योगफल किए, यानी कि आपको इनको जोड़ना नहीं है। जोड़ने का मतलब आपको ऐसे नहीं करना कि 1 + 3 यानी कि 4, 4 + 5 यानी कि 9 और 9 + 7 यानी कि 16। आपको ऐसा नहीं करना, यानी कि आपको इनका टोटल नहीं लगाना, क्योंकि टोटल लगाने के लिए आपको उसने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। अब अगर टोटल नहीं लगाएंगे तो इनका उत्तर कैसे बताएंगे वो देखते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर इसका हल अगर देखेंगे तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जैसा कि उसने आपको दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7। अब आपको यहाँ पर टोटल तो लगाना है ही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप ये लिखेंगे दी गई कुल संख्या, यानी कि आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि उसने आपको यहाँ कितनी संख्याएं दे रखी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस पहले प्रश्न में कि उसने आपको यहाँ कुल मिलाकर के कितनी संख्या दे रखी है, 4। 4 संख्याओं का मतलब है पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5 और चौथी संख्या 7। तो इस तरह से उसने आपको इस प्रश्न में कितनी संख्याएं दे रखी है, 4 संख्या। तो पहले आप लिखेंगे कि दी गई कुल संख्या कितनी है, 4। और अब सीधी सी बात है, अब आपको क्या करना है, 4 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब कल आपको मैंने समझाया था कि उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है, गुणा। तो 4 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 16। अब जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ी देर के लिए इन संख्याओं का टोटल लगाते हो तब भी आंसर 16 ही आएगा, लेकिन टोटल तो लगाना है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर इस सवाल को बिना टोटल लगाए इसका उत्तर कितना बताया है, 16। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि उसने आपको कितनी संख्याएं दे रखी है, और फिर जितनी संख्याएं उसने आपको दे रखी है उसका क्या करना है, आपको वर्ग। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। अब यहाँ इस प्रश्न में आपको क्या करना है, जैसा कि टोटल तो लगाना है ही नहीं, तो टोटल नहीं लगाना, तो अब आप ये देखिए कि आपको उसने टोटल कितनी संख्याएं दे रखी है। तो पहले आप लिखेंगे दी गई कुल संख्या। तो पहले आप ये लिखो कि उसने आपको कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं दे रखी है। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रश्न में उसने आपको कुल मिला के कितनी संख्याएं दे रखी है, 12 संख्या। तो दी गई कुल संख्या कितनी हो गई, 12। अब आपको क्या करना है कि जितनी आपकी संख्याएं आई हैं उनका क्या करो, वर्ग, यानी कि अब आप लिखेंगे 12 का वर्ग। तो अगर हम यहाँ पर 12 का वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब है कि 12 को गुणा कर दिया जाएगा 12 से। तो अगर हम 12 को 12 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 144। और अगर आप थोड़ी देर के लिए इन संख्याओं का भी टोटल लगाएंगे तो उनका टोटल भी कितना आएगा, 144। तो इस तरीके के प्रश्न में आपको वो क्या करवाता है, संख्याएं दे देता है और बिना टोटल किए वो आपका उनका उत्तर बताने के लिए कहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना हमने यहाँ पर सीख लिया है कि पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि उसने आपको कितनी संख्याएं दे रखी है, और जितनी संख्याएं उसने आपको दी है उन संख्याओं का क्या कर दिया जाएगा, वर्ग। तो ऐसा करके हम बिना टोटल किए उन संख्याओं का क्या बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में चलिए आगे का सवाल लेते हैं। आगे के सवालों में आपको आगे के प्रश्नों में वो आपको क्या करेगा, कोई सी भी एक संख्या दे देगा और उन संख्याओं को वो उनके योग के रूप में लिखवाएगा।
ठीक है। और वो जो योग के रूप में आपको सवाल लिखवाएगा वहां पर वो कौन सी संख्याओं का प्रयोग करने के लिए बोलेगा, विषम संख्याओं का। जैसा कि ये जो सवाल अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, उसी से रिलेटेड आपका थोड़ा सा हट करके जो सवाल मैं ले रहा हूं आपकी एक्सरसाइज का, वो सवाल है आपका कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी कि आपको ये कहा गया है कि कोई संख्या है 49, जिसको आपको क्या करना है, 7 टुकड़ों में बांटना है। क्योंकि उसने आपको क्या कहा है कि 49 को क्या करना है, 7 संख्याओं के योग, यानी कि आपको यहाँ पर 7 संख्याएं लेनी है और उन 7 संख्याओं का क्या लगाना है, टोटल। और ऐसा होने पर आपके पास कितना आना चाहिए, 49। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये बोला गया है प्रश्न में विशेष रूप से कि आप जिन संख्याओं का टोटल लगाएंगे वो संख्याएं किस रूप में चलेंगी, विषम रूप में। अभी आपने इससे पहले जो मतलब जो सवाल देखा था उसके अंदर उसने आपको जो संख्याएं दे रखी थी, अगर आपने गौर किया होगा तो वो सभी संख्याएं कैसी थी, विषम। और ऐसा होने पर हमने उनका क्या पता लगाया था, आंसर। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा सवाल है, अब की बार आपको उसने आंसर तो दे दिया, आंसर कितना आएगा आपका 49, लेकिन अब इस 49 को क्या करना है, आपको 7 संख्याओं में बांटना है। और वो सातों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम संख्याएं, और उनका क्या लगाना है आपको, टोटल। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को हल करने का क्या तरीका है। माना यहाँ पर जिन संख्याओं की बात चल रही है वो संख्याएं कैसी है, विषम। तो नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि विषम संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। तो आपको यहाँ पर शुरुआत से लेकर और कितनी विषम संख्याएं लिखनी है, 7। तो जैसे ही आप शुरू से लेकर 7 विषम संख्याएं लिखेंगे तो वही उत्तर आपका इस सवाल का क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। जैसा कि आपने बोला पहली संख्या कौन सी है, 1, अगली संख्या कौन सी है, 3, अगली संख्या कौन सी है, 5, अगली संख्या कौन सी है, 7, अगली संख्या कौन सी है, 9, फिर उससे अगली संख्या कौन सी है, 11, फिर उससे अगली संख्या 13। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 संख्याएं लिख ली है और ये सातों संख्याएं कैसी है, विषम। तो जैसा कि 7 विषम संख्याएं हो चुकी है और इनका क्या लगाना है, योग। तो इन सब के बीच में किसका निशान लगा दिया जाएगा, प्लस का। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये आपका एक तरीके से इस प्रश्न का क्या बन गया, आंसर। तो इस प्रश्न में हमने ये देखा कि जो संख्या आपको दी जाती है उसको विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखा जाता है। माना जैसे एक और सवाल की बात आए, अगर माना यही प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 64 को, सॉरी 64 ना लेकर के हम लिख लेते हैं 169, यानी कि 169। तो 169 को क्या करेगा, वो 13 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर उसने आपको जो संख्या दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, 169। अब आपको यहाँ पर 169 को टुकड़ों के रूप में लिखना है और वो टुकड़े कितनी संख्याओं के रूप में होंगे, 13 संख्याओं के रूप में। और वो 13 संख्याएं कौन सी होंगी, विषम। तो आपको यहाँ पर शुरुआत से लेकर और कितनी विषम संख्याएं लिखनी है, 13 विषम संख्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली संख्या होती है आपकी 1, फिर 3, फिर 5, 5 के बाद में 7, 9, 11, 13, 15,
17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21 और 21 के बाद में 23। तो चलिए एक बार संख्याएं गिन लेते हैं कि हमने कितनी संख्याएं लिख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 संख्याएं हम लिख चुके हैं और जैसा कि हमें यहाँ पे कितनी संख्या लिखनी है 13, तो हम एक संख्या और लिख देते हैं। अगली विषम संख्या कौन सी है 25। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर 13 संख्याएं लिख ली है और वो 13 संख्याएं कैसी है विषम। तो ये विषम संख्याएं आ चुकी है और इनका अब हमें क्या लगाना है योग। तो इन सबके बीच में आप किसका निशान लगा दें प्लस का। तो जब आप इन सबके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे तो ऐसा होने पर ये जो मान आपको दिख रहा है ये यहाँ पर 169 को 13 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने का उत्तर माना जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ये देखा कि मतलब एक तो आज हमने ये देखा कि कौन सी संख्याओं का वर्ग सम होता है, कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम होता है। दूसरा हमने ये देखा कि बिना टोटल किए आपको अगर किसी संख्या का आंसर बताने के लिए कहा जाए तो क्या करना है। और तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर जो संख्या आपको दे रखी है उसे विषम संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखा जाता है। और इस एक्सरसाइज का जो आपका अंतिम क्वेश्चन आता है वो आपका क्या कहता है, तो वो भी आज हम सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे। तो जैसा कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो आपको क्या करता है, दो संख्याएं दे देता है और दो संख्याएं देने के बाद में आपको ये कहता है कि अगर इन संख्याओं का वर्ग किया जाए तो इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो यानी कि एक बार के लिए मैं सवाल लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार होगा कि निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इस बात को समझने के लिए हमने ये उदाहरण लिया है। माना इस उदाहरण में मैंने आपको जो सवाल लिख करके दिया है वो दे दिया 12 और 13। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, और एक वो उदाहरण जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 25 और 26। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण लिए हैं यहाँ पर और दो उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ। तो जैसा कि इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले तो ये बात क्लियर करते हैं। इस बात यानी कि इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न संख्या, तो उसने आपको दो सवाल दे रखे हैं और दोनों सवालों में आपको दो दो संख्याएं नजर आ रही हैं। ठीक है, अब उसने आपको ये बोला है कि जो संख्याएं उसने दी है उनका क्या करना है, आपको क्या करना है उनका वर्ग। तो जब हम इनका वर्ग कर लेंगे तो इनका आंसर क्या होगा, एक का आंसर बड़ा होगा और एक का आंसर छोटा होगा। तो वो आपको ये कहना चाहता है कि ऐसा होने के बाद में उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं पहले सवाल के माध्यम से। तो जैसा कि आपको जो पहला सवाल दिख रहा है उसमें आपको जो संख्याएं दी गई है वो दे रखी है 12 और 13। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं का क्या करना है, वर्ग। चलिए आपकी पहली संख्या कौन सी है 12, तो हम 12 का क्या करेंगे वर्ग। तो वर्ग का मतलब आपको समझा दिया गया है कि उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है, गुणा। तो अगर हम 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 12 को 12 से गुणा करने पर आपका आंसर आता है 144। और दूसरी संख्या कौन सी है 13। अगर हम 13 का क्या करें वर्ग, तो
वर्ग का मतलब है 13 को गुणा करना है 13 से, तो इसका आंसर आता है 169। तो जैसा कि आपने दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया है, तो 12 का वर्ग तो आपको कितना मिला 144 और 13 का वर्ग कितना मिला 169। अब उसने आपको जो सवाल में पूछा है वो ये पूछा है कि इन संख्याओं के वर्गों के बीच, तो जैसा कि इन संख्याओं का मतलब तो हो गया 12 और 13, इनका आपने क्या किया वर्ग, तो वर्गों के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो 12 का वर्ग कितना हुआ 144, 13 का वर्ग कितना हुआ 169। तो वो आपको ये पूछना चाहता है कि जो आपने ये वर्ग पता लगाए हैं इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ये लिखना है 12 व 13 के वर्ग के बीच में आने वाली कुल संख्या। तो इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे, तो इस बात का पता लगाने के लिए आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि 12 का वर्ग तो है 144, 13 का वर्ग है 169, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनमें से एक का वर्ग तो छोटा है और एक का वर्ग बड़ा है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जिस संख्या का वर्ग बड़ा है उसमें से आपको छोटी संख्या के वर्ग को क्या करना है घटाना है। तो अगर हम यहाँ पर 169 में से कितना घटा दें 144, तो ऐसा होने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा 25। तो निष्कर्ष ये निकला कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कुल मिलाकर के कितनी संख्या है 25 संख्या। ठीक है, अब इसी क्रम में दूसरा सवाल अगर हम सॉल्व करें तो दूसरा सवाल है आपका 25 और 26। ठीक है, तो पहले तो आपको इन दोनों संख्याओं का क्या पता लगाना है वर्ग। चलिए पहले पता लगाते हैं 25 का वर्ग। तो 25 के वर्ग का मतलब है आपको 25 को गुणा करना है 25 से। तो अगर हम यहाँ पर 25 को 25 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 625। और अब अगर हम 26 का वर्ग करें तो 26 के वर्ग का मतलब है 26 को गुणा करना है 26 से। तो एक बार को ना हम 26 को 26 से अगर गुणा करके देखें तो 6 3 36 हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 26 दूना 52। तो आपका आंसर आएगा 676। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम 26 को 26 से गुणा करते हैं तो इसका वर्ग कितना होता है 676। तो आपको यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई थी आपने उन दोनों का क्या कर लिया है वर्ग। तो जो छोटी संख्या है 25 उसका वर्ग भी कैसा होगा छोटा, और जो बड़ी संख्या है 26 उसका वर्ग भी कैसा होगा बड़ा, यानी कि 676। तो आपको ये बताना है कि 625 और 676 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो इस बात का पता लगाने के लिए आप क्या लिखेंगे कि 25 व 26 के वर्ग के बीच आने वाली कुल संख्या। तो इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या का वर्ग है उसमें से छोटी संख्या के वर्ग को क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का जो वर्ग है वो कितना है 676, और इसमें से आपको माइनस करना है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग कितना है 625। तो अगर हम यहाँ पर 676 में से 625 को घटा दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया तो 5। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्या होगी 51 संख्या। तो इसी के साथ आज हमारी वर्ग का जो छोटे मोटे प्रश्नों का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर रूप से वर्गों को हल करना देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।